वैदिक एज पढ़ चुके से सिंपल सी। ऋग्वेदिक युग वह युग जिसका वर्णन आर्यों के संस्कृत के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में। मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आके सबसे पहले सप्तसिंधु प्रदेश में बचे। सप्तसिंधु मतलब सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों वाले प्रदेश में। अब सिंधु प्लस सरस्वती का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में बार बार। फिर उनकी वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसे ऋग्वेद में बताते हैं, उससे पता पता लगता है इसी एरिया में रहते थे। पोट्री कैसी थी? ओकर कलर वेयर, गेरिक रंग के मर्दबांड। क्योंकि मर्दबांड इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब एक्सकेवेशन करते हैं तो और कोई फिजिकल एविडेंस मिलते नहीं। जो लोग झोंपड़ी बना के रहेंगे, गाय चराएंगे, उनके फिजिकल एविडेंस क्या मिलेंगे? तो उनकी जो पोट्री है वो मिलती है। ठीक है। फिर सपचंदव वाला एरिया था। सपचंदव मतलब वर्तमान पंजाब, हरियाणा और थोड़ा जो इलाका था वो था अफगानिस्तान का। ठीक है। कुब्बा, सुवास्तु, गोमल, इन नदियों का भी उल्लेख है। ट्राइब्स थे, तो जो ट्राइबल जो लोग होंगे उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी वैसा हो जाएगा। जो जन का जो राजा होगा, जन यानी कि ट्राइब, जन का जो राजा होगा वो राजन हो जाएगा। ज्यादा ब्यूरोक्रेसी या फंक्शनरीज नहीं होगी, क्योंकि तब तक टैक्स कलेक्शन शुरू नहीं होगा। जब तक टैक्स कलेक्शन शुरू नहीं होगा तब तक वो नौकरशाही को सैलरी किस बात की देगा? ट्राइबल सोसाइटी थी, आपस में लड़ती रहती थी। समाज बड़ा सरल था। समाज में केवल 3 वर्ग थे। 3 वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा वर्ण शूद्र, जिसका पहली बार जिक्र आया है ऋग्वेद के 10म मंडल के पुरुष सूक्त में, लेकिन वो बाद में जोड़ा गया है तो उसको ऋग्वेदिक एज का नहीं मानेंगे। ठीक है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सेम ऐसी अर्थव्यवस्था में उनके पशुचारण मेन चीज थी। खेती मुख्य धंधा नहीं था, खेती कर रहे थे लेकिन मुख्य धंधा पशुचारण। कैसे पता चलता है? क्योंकि यज्ञ भी करते थे तो वो क्या मांगते थे? गाय मांगते थे, पुत्र मांगते थे। धन धान्य, धन के रूप में गाय ही थी। आपस में झगड़ते रहते थे, या तो दास से झगड़ा चलता था या दस्युओं से झगड़ा चलता था। धर्म ठीक वैसे ही हो जाएगा। कोई भी जो इनिशियल सोसाइटी होगी, प्रत्येक प्रारंभिक समाज का धर्म सरल धर्म होता है। तो प्राकृतिक शक्तियों को देख के वो आश्चर्य प्रकट करते थे। प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण कर दिया। मतलब प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व का आरोपण कर दिया, है ना। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचुरल पावर्स। आंधी आती थी, बड़े अचंभे से देखते थे। मरुत को देवता बना दिया। तेज हवा चलती थी, वात को बना दिया। इंद्र बरसात करता था, उनके लिए युद्ध लड़ता था, तो इंद्र को उन्होंने क्या किया? युद्ध के देवता। वरुण का इंपॉर्टेंट है, एक तो जल राशि का देवता है, प्लस वरुण जो यूनिवर्सल रेगुलेशन हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ऋतु में परिवर्तित हो रही है। तो प्रारंभ में उन्होंने वरुण को ऋत का देवता माना। ऋत का मतलब जगत की सार्वभौमिक व्यवस्था, यूनिवर्सल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। उन्होंने पहले तो भौतिक व्यवस्था का नियामक माना उन्होंने, बाद में इस चीज को नैतिक नियमों पर भी लागू कर देते हैं। ठीक है। इस बार आईएएस मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट में वैदिक समाज के बारे में आया है ना। ठीक है। दूसरा ये भी है कि ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को प्रभावित करती है, अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो भी है। एक सल्तनत एज की टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुआ, वहां तक तो अपन पहुंचे नहीं, करते हैं। उत्तर वैदिक एज में अपन पढ़ चुके थे कि उनकी स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी। पोस्ट वैदिक एज में एक तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बचे हुए 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। कुछ लोग सूत्र साहित्य को भी शामिल करते हैं। तो सूत्र साहित्य में क्या आता है? स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र। ये सारी चीजें, सूत्र का मतलब विधि विधान, रूल्स। वो रूल जो आदमी को धर्म में कौन से रूल काम में लेने हैं, यज्ञ के समय कौन से काम में लेते हैं, गृहस्थ जीवन में कौन से लेते हैं, वो सूत्र साहित्य। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक को लेटर वैदिक एज भी कह सकते हैं ना। पोस्ट वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन।
देखो ऋग्वेद में इसमें एक बात है, इमरजेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, प्रादेशिक राज्यों का उदय। अब राज्य तो पहले भी था, पर पहले राज्य प्रादेशिक नहीं था। कैसे नहीं था प्रादेशिक? वो तो कबीला था, आज यहाँ है, कल उठाया अपना सामान कहीं और चल दिए, परसों कहीं और चल दिए। तो फिक्स टेरिटरी या प्रदेश के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं था। समझ गए? तो एग्जैक्ट शब्द क्या है? प्रादेशिक राज्यों का उदय। तो जो ऋग्वेद का जन था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? जनपद में। ऋग्वेद का जो जन था, जन यानी कि कबीला था, वो किस में ट्रांसफॉर्म हुआ? जनपद में। जनपद में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? देखो, जनपद का मतलब होता है, पद का मतलब पैर, लोगों के पैर, मतलब लोग जहाँ स्थायी होके रहने लगे। जो पशुपालक समाज था, समाज में समय के अनुसार बदलाव आता है, अभी भी आ रहा है, पहले भी आता था, आना ही होता है समाज में। सामाजिक बदलाव आएंगे ही आएंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक जगह बसने लग गए। और वो सारा चेंज कब आया इनके जीवन में? बस तो पहले भी जाते, पहले कुछ मजबूरियां रही होंगी। वो सारा उस चेंज का वाहक कौन है? खेती तो पहले भी कर रहे थे। जैसे ही लोहा इनके जीवन में आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आए। उसकी वजह क्या थी? मुख्य वजह लोहा थी, यूज ऑफ आयरन। अब आयरन के अर्लीस्ट एविडेंस इंडिया में मिलते हैं 1000 बीसी, धारवाड़ कर्नाटक। पर नॉर्थ इंडिया में ये 700 बीसी मान लो, 800 बीसी मान लो, इस टाइम से यूज होने लगा। औजार हथियार बनाए, खेती करने लगे, एक फिक्स जगह पे रहने लगे। अब अपने को क्या पता फिक्स जगह पे रहने लगे? उन ग्रंथों में नाम आता है, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन ग्रंथों में नाम आता है। किन किन जगहों का नाम आता है? देखो, नाम आता है, जैसे एक तो गांधार नाम आता है क्या? महाभारत वाला गांधार शकुनी था। गांधार के पास था के। पंजाब में था मद्र। पंजाब में जैसे यहाँ भी कश्मीर से लेके पंजाब तक नीचे तक ये वाला एरिया मद्र वाला एरिया था, मद्र नाम था। ठीक है? हस्तिनापुर नाम सुना है क्या? तो यहाँ थे ऊपरी दोआब में, यूपी में कुरु। कुरुओं के बाद यहाँ थे कुरु। इनसे नीचे थे पांचाल। इधर था कौशल, यूपी का जो अयोध्या वाला एरिया है। और उत्तरी बिहार विदेह, दक्षिणी बिहार मगध। विदेह और मगध, ये वाला एरिया। यहाँ जब हमने खुदाई करी तो ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पोट्री कौन सी मिली है? पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर का मतलब क्या हुआ? चित्रित धूसर मृद बाण। प्लस साथ में क्या मिला है? लोहे के उपकरण मिले हैं, लोहा मिला है साथ में। पेंटेड ग्रेवेयर प्लस आयरन मिला है। बोलो, बात समझ आई क्या? सबसे अंदर तो ये वाला एरिया है ना, सबचेंदव तो ये वाला एरिया है भाई, इतना सा तो एरिया था सबचेंदव। ये सबचेंदव था, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। सबचेंदव से एक्सपेंशन लोहा मिलने से लोहा आ गया, तो किधर एक्सपेंशन हुआ इनका? इधर एक्सपेंशन हुआ। ठीक है?
और अगर इसी में अगर बाइफरकेशन करो तो मेन एक्सपेंशन ये वाला एरिया था जो कोस्टल विदय यहाँ 600 बीसी के बाद होगा, तो 1000 से 600 के बीच ये गढ़ था। जैसे समझ गए, बोलो आई क्या बात समझ। ये उत्तर वैदिक काल के बाद अभी भी एक्सपेंशन कर रहा है, बाद में प्रॉपर तरीके से करेगा, क्योंकि जो बौद्ध जैन दोनों धर्मों का उदय होगा वो यहीं से होगा, मगध वाले एरिया से, और यहीं से पहला भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनेगा। आई बात समझ में। लो आया तो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गए ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब खेती करने लगेंगे तो राजा बनना फायदे का सौदा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा फायदे का सौदा, टैक्स कलेक्ट कर देंगे। दुनिया की जितनी भी सोसाइटी है ना वो इसी तरीके से फ्रेम हुई है। जिस दिन से ठीक से खेती होने लगेगी, एग्रीकल्चर होने लगेगी, तो जो पॉलिटिकल पार्ट है सोसाइटी का वो टैक्स कलेक्शन शुरू कर देगा, और जैसे ही टैक्स कलेक्शन शुरू होगा, पैसे जिसके पास में होंगे, सेना खड़ी करना बहुत आसान काम, बहुत आसान काम है ना। जैसे आर्मी इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, कितनी कैंटीन की फैसिलिटी देते हैं ना। या जो इवन जो आर्मी ऑफिसर्स का जो पे स्केल है वो बहुत शानदार है, कैंटीन की देते हैं और खूब सारी फैसिलिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी, बिना पैसे के आर्मी खड़ी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पहले भी होता था, अभी भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाएगा, तो जो राजा होना फायदे का काम हो जाएगा। तो अब जो राजा होंगे वो शक्तिशाली हो जाएंगे। राजा या किंग ग्रेजुअली गेन्स द पावर इन पोस्ट वैदिक एज, राजा शक्तिशाली होने लगे। ग्रेजुअली किंग्स गेन पावर इन दी पोस्ट वैदिक एज। देखो, राजा शक्तिशाली होगा तो क्या चीजें होंगी जो गायब हो जाएंगी। राजा पे नियंत्रण कौन रखती थी, राजा उनको उड़ा देगा। तो फर्स्ट चीज क्या होगी, सभा समिति अपनी इंपॉर्टेंस खो देगी। रहेंगी तो अभी भी, विदथ गण का तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन सभा समिति की वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। सभा समिति अपना महत्व खो देंगे। विदथ was eradicated and sabha and samiti lost their importance। ठीक वैसे जैसे पहले ही हेरिडिट्रिकल था, तो अभी भी हेरिडिट्रिकल रहेगा राजा। अब तो मतलब का हो गया ना पद, तो अनुवांशिक हो जाएगा। अनुवांशिक, हेरिडिट्रिकल, ठीक है। तीसरा क्या होगा, टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कर संग्रह आरंभ, कर संग्रह आरंभ। इसको कहेंगे ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, नजराना। मतलब लोग अपनी मर्जी से देते थे, नजराना। टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब टैक्स कब कलेक्ट होगा, जब लोग कुछ न कुछ उपजाएंगे तो ही तो होगा। अब राजा का पद शक्तिशाली हो गया, थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगी। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही में कौन आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही में देखो, सबसे ऊपर तो राजा रहेगा, राजा या किंग। उसके बाद में कौन आएगा, युवराज, महिषी। महिषी का क्या मतलब होता है, रानी।
थोड़ी तुम्हारी हिंदी ठीक होगी ना, क्योंकि हिंदी का विकास मूलतः जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के ही है। हिंदी ठीक हुई तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। महिषी, महिषी के बाद में जो पुरोहित, पहले की तरह पुरोहित यानी कि प्रीस्ट। अब कुछ नई चीज थे, एक होता था पालागल। पालागल का मतलब क्या होता है? विदूषक या जोकर, जो राजा का मनोरंजन करता था। अब कुछ नए पद आएंगे टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड। क्या क्या होंगे टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड? एक तो होगा भागदूत। भागदूत का मतलब क्या होगा? जो टैक्स कलेक्टर होगा, कर संग्रह करने वाला। ठीक है। टैक्स कलेक्टर हो जाएगा भागदूत। और कौन होगा? और होगा सन्नीदाता। सन्नीदाता का मतलब होगा कोषाध्यक्ष, जो उस टैक्स को कोष में जमा रखेगा। ट्रेजरी ऑफिसर कह सकते हैं इसको। सन्नीदाता मतलब कर का कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर। और होगा, देखो, जब पैसे आएंगे तो सारी फंक्शनरीज आ जाएंगी। अक्षवाप, अक्षवाप का मतलब होता है वन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप अकाउंट्स। तो ये होगा अकाउंट्स ऑफिसर, लेखाधिकारी। अब वो किसके लेखा रखते? गायों के। लेखाधिकारी हो जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है। एक और है गोवी कर्तन। गोवी कर्तन का मतलब क्या है? देखो, पशु चराना अभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं। गोवी कर्तन का ऑफिसर फॉर दी ग्रास लैंड, ये होगा सारा गांवों का प्रधान। और एक जो इम्पोर्टेंट तो भूल ही गए, सेनानी यानी कि सेनापति। ये सारे के सारी इसकी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब इस फेज में मैं अगर आपको कहूँ क्या चेंज हुआ, तो चेंज ये हुआ कि जो ऋग्वेदिक कालीन जो जन थे, उनको जैसे ही लोहे का ज्ञान हुआ तो वो क्या बन गए? जो घुमक्कड़ जन थे वो क्या बन गए? जनपद बन गए। ये चेंज है बड़ा। और जनपद क्या हो गए? टेरिटोरियल किंगडम्स हो गए। कह सकते हैं क्या? प्रादेशिक साम्राज्य कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई फिक्स क्षेत्र होता था। तो जैसे ही ये जनपद, जनपद है ये तो टेरिटोरियल किंगडम है, तो किंग पावरफुल हो जाएंगे, राजा शक्तिशाली हो जाएंगे। क्योंकि बस ये प्रोसेस ऑफ चेंज है। ये चेंज वाली प्रोसेस आपको याद रखनी। ठीक है ना? तो राजा शक्तिशाली होंगे तो सभा समिति विद्युत गण की शक्तियां, विद्युत और गण तो पता नहीं, ऐसे गायब होंगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए थे। सभा समिति में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। सभा समिति में क्या होगा? अमीरों का बोलबाला हो जाएगा। मतलब
रिच और नोबल्स, उनका दबदबा हो जाएगा, वो चाहेंगे जिसको राजा बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी सरल सी बात है, ये याद रख लेना है ना, आरपीएससी वाली एग्जाम वो पूछ लेते हैं कौन क्या था। ठीक, ये तो हुआ पॉलिटिकल चेंज। अब सोशल चेंज क्या होगा? सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन। देखो, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, इधर से देखते जाना। देखो इधर से, इसको कंपेयर करके पढ़ना है। कंपेयर, ऋग्वेदिक जो समाज था, ऋग्वेदिक समाज कैसा था? एक तो जनजातीय समाज था, ठीक है ना। उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? जन थी, जन का वो बार बार जिक्र करते हैं क्या जन का बार बार जिक्र? कितनी बार उल्लेख आया है जन का? 275 बार। सबसे ज्यादा बार जन का जिक्र आया है। अब जन से मतलब क्या हुआ उनके लिए? लोगों का सम, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, उनकी जो ट्राइब्स होती थी। ठीक है, और क्या था समाज में? क्लासिफिकेशन रिजिड नहीं हुआ था। ऋग्वेद में जैसे एक व्यक्ति ये कहता है मैं कवि हूँ, सुनते जाना, मैं कवि हूँ और मेरी माता अन्न पीसने वाली है और मेरे पिता वैद्य है, लेकिन हम फिर भी मिलके खुशी खुशी साथ में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि श्रम के आधार पर, श्रम के आधार पर समाज का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब सोसाइटी वाज नोट क्लासिफाइड बाय द लेबर। अब श्रम के आधार पे समाज का कैसे क्लासिफिकेशन होता है? कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसे वर्ग में रख देंगे। जो क्षत्रिय का काम करेगा, युद्ध लड़ेगा, वो क्षत्रिय वर्ण में, लेबर के आधार पे। यज्ञ करेगा वो पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग में। और जो प्रोडक्शन का काम करेगा, खेती पशुपालन, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की सेवा करना। देखो, ये चीज है ना बाद में चेंज होगी। जैसे बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, वैश्य तो व्यापार की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में, शूद्र प्रोडक्शन का काम करने लगेंगे। लेकिन शुरू में उनको ये अधिकार नहीं था। तो समाज में केवल तीन ही वर्ग थे, तीन ही थे ना समाज में? केवल तीन वर्ग। देयर वर ओनली थ्री क्लासेज seen in the society: ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। समाज की जब भी बात करोगे तो समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं, महिलाओं को भूलना नहीं है। ठीक है, महिलाओं की दशा कैसी थी? अच्छी थी। अब अच्छी के क्या क्या पैमाने हैं? पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह था, नियोग था, संपत्ति का अधिकार थोड़ा बहुत उनको मिलता था, शिक्षा, शिक्षा का था। तो महिलाओं की दशा अच्छी। अब वो जो अगले चेंज होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे ना चेंज। कोई समाज तो वही था, कोई आसमान से तो उतर के आया नहीं। उसी, अभी भी सोशल चेंज होते हैं तो वो उसी पे हो रहे हैं ना, उसी पे हो रहे हैं ना। जैसे पर्दा प्रथा हजारों साल से चली आ रही है, पूर्णतः खत्म हो गई क्या पर्दा प्रथा? नहीं हुई। और जो सामाजिक कुरीति है, हर जगह विडो री मैरिज हो रही है क्या? बहुत सारी जगह नहीं हो रही। ठीक है, महिलाओं की दशा जिस सोसाइटी में आज तक नहीं आ पाई, तो यहाँ से डिग्रेडेशन शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर वैदिक समाज या लेटर वैदिक और पोस्ट वैदिक, वैदिक समाज।
देखो कैसे चेंज होगा, चेंज ऐसे होगा, ट्राइबल सोसाइटी की जगह अब सोसाइटी कैसी हो जाएगी, ग्रामीण समाज हो जाएगा, रूरल सोसाइटी हो जाएगी, क्योंकि स्थायी जीवन, परमानेंट सेटल होने लगेंगे। ग्रामीण समाज, स्थायी जीवन। प्लस ग्रामीण समाज है, ये कृषक समाज होगा। पेस्टोरल्स जो है ना, ऋग्वेदिक पेस्टोरल्स, ऋग्वेदिक पेस्टोरल्स विल कन्वर्ट इन दी अग्रेरियन रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो कृषक समाज हो जाएगा। अब क्या होगा, जन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, जनपद, और इसी जनपद से आगे महाजनपद बनेंगे, बनेंगे ना, इसी जनपद से। देखो इस बात को ऐसे समझना, दुनिया की जितनी भी सोसाइटी होती है ना, शुरू में सरल होती है। आज हम लोग ऐसे क्यों हैं, क्योंकि जैसा जैसा हमारा समाज बन पाया, जैसे ये वाला जो टाइम है, ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। आपका बिहेवियर बहुत सारे ऐसे चेंज हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। जैसे ऐसे समझना, जैसे आप लोगों को नहीं लगता है अभी हॉर्लिक्स और वो और क्या क्या आता है, उसके बिना तो और क्या क्या आता है, बॉर्नवीटा पिए बिना तो कोई बच्चा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, लगता है ना। तो हम लोग सिंपली सोसाइटी पे बाहर के प्रभाव आते हैं अलग अलग, तो वैसे वैसे सोसाइटी फ्रेम होती जाती है टाइम के हिसाब से। और सोसाइटी पे प्रभाव आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के। ठीक है, आर्थिक चीजों मान लो कोई ऐसे समझना, समाज का कोई वर्ग है, एक एक वर्ग है, उसके पास पैसे कम है तो वो लोअर उसमें रहेगा सिचुएशन में। लेकिन उसी वर्ग के पास अचानक से पैसे आ जाए किसी भी तरीके से, तो धीरे धीरे वो वर्ग पावरफुल हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीन वर्ग थे, तीन की जगह अब क्या हो जाएगा, चार। तो द सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेज, फोर फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम, फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसको फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम बोलते हैं, समझ गए, चातुर्वर्ण व्यवस्था जिसे में कहते हैं, फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसको कहेंगे फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। ठीक है, देखो ये वाला जो था, ऋग्वेदिक एज तक वर्ण का निर्धारण कैसे हो रहा था, के काम के आधार पे। यहाँ से वर्ण का निर्धारण कैसे होने लगेगा, जन्म के आधार पे होने लगेगा। ये फर्क आ जाएगा। वो याद रखना, एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूँ, माँ मेरी अन्न पीसने वाली है, पिता वेद है, सबके काम अलग अलग हो गए, फिर भी एक घर में हम राजी खुशी रह रहे हैं। तो यहाँ वो चेंज आ जाएगा। तो यहाँ जो तीन वर्ग, वर्ग को वर्ण कहा है, ये कैसे डिसाइड होते थे, कर्म के आधार पे। कर्म या स्पेसिफिक जो लेबर होती थी उसकी, स्पेसिफिक लेबर, लेबर और द वे ही अर्न हिज लिवलीहुड। जो जो काम करता था, जीविका कमाता था, कर्म के आधार पे। यहाँ क्या हो जाएगा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। इन द पोस्ट वैदिक सोसाइटी वर्ना वाई डिसाइडेड बाय द बर्थ। समझ गए। अब ये काम आसान था ना,
समाज का एक वर्ग जो बिना कुछ किए बैठ के खा सके सिर्फ मंत्र बोल के, तो एक वर्ग जिसके लिए सिर्फ ये कर दिया जाए कि वो चारों वर्णों की सेवा करेगा। तो अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहीं से धीरे धीरे क्या हुआ, गोत्र की शुरुआत हुई। ठीक है, गोत्र का मतलब कोई ऐसा है क्या गोत्र नहीं जानता हो? गोत्र का मतलब समझते हो ना, एक तरीके से उपजाति हो गई। नहीं समझते तो इसका मतलब फिर आप आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल। गोत्र का मतलब समझ में आ गया सबको? जैसे कोई, अब कोई, जैसे ये समझ लो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी तो अलग अलग गोत्र के हैं ना। कोई गौड़ ब्राह्मण है, कोई कान्य कुब्ज वाले हैं, कोई जाट है तो अलग अलग है, कोई राजपूत है तो कोई राठौड़ है, कोई शेखावत है ना, अलग अलग। तो वो गोत्र व्यवस्था है, वो गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ। गोत्र व्यवस्था स्टार्टेड। गोत्र का वैसे मतलब क्या होता है? गाय बांधने वाला स्थान। धीरे धीरे क्या है, गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई और निकट के गोत्र में विवाह होना बंद हो गया था यहीं से। एक गोत्र में सगोत्रीय विवाह बंद हो गए थे। ठीक है, और यहाँ जन्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण निश्चित हो गए। अब जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित हो गए। इस चीज ने हमारी सोसाइटी को जितना प्रभावित किया है वैसा कोई चीज कर ही नहीं पाई। अब आप इस चीज को ऐसे समझना, जैसे आज का अमेरिकी आदमी है, या कोई ब्रिटिश सिटीजन है, या ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, वहाँ जो, वहाँ आपको घरेलू नौकर नहीं मिलेंगे। हर आदमी को गाड़ी चलानी आती है, हर आदमी अपनी गाड़ी की सर्विस अच्छे से कर लेता है, मकान खुद बना लेते हैं। और कोई छोटा मोटा प्लम्बिंग का काम हो तो वहाँ स्टोर बने हुए हैं, वहाँ से खरीदा सामान और खुद के घर की प्लम्बिंग खुद कर ली, एसी खुद इंस्टॉल करते हैं। अपने को ये काम क्यों नहीं आता? आता है क्या? नहीं आता। उसकी वजह ये बताता हूँ। हम लोगों ने शुरू से ही ये डिसाइड कर दिया कि जो फिजिकल लेबर का काम है, या और कोई वॉशरूम क्लीन करना, टॉयलेट क्लीन, तुम में से घर में कोई करता है क्या? सबकी मम्मी करती होंगी। क्यों करती हैं? क्यों? उन्हीं के जिम्मे है। आदमी जहाँ रहे, कितने लोगों को, लड़कों को कितनों को खाना पकाना आता है? एक को भी नहीं आता होगा, बहुत थोड़ों को आता। मैगी बनानी आती होगी, है ना? तो सिंपली जनरली, इन जनरल बात कर रहा हूँ, आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, आज भी ऐसे है कि फिजिकल वर्क हमारे यहाँ केवल कुछ ही जातियां करती है ना। जिन जातियों को अपन सो कॉल्ड सोसाइटी में जिनका ऊपर स्थान है, उनमें से कोई मैकेनिक है क्या? या यहीं की बात करूं तो मैकेनिक होना सिर्फ सोसाइटी के कुछ लोगों का ही काम है। खेती करना सोसाइटी के कुछ लोगों का काम है। वो सारा का सारा काम कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है। इसलिए इसलिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी कमजोर है। चाइना इतनी ग्रोथ कर गया, क्यों कर गया? क्योंकि वहाँ हर बच्चे को काम आता है। वहाँ हर आदमी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, वो अपने दिवाली के दिए, गणेश चतुर्थी के गणेश जी वो बनाते हैं ना। क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण साइड ध्यान दिया। हम ध्यान कैसे देते? हमारे यहाँ तो आज भी जाति व्यवस्था इतनी मजबूती से है, तो लगता है जैसे, है ना, आप में से कोई ये कहे अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं तो बाइक मॉडिफाई करने वाला बनूंगा, काम बुरा नहीं है, या कार को मॉडिफाई करने वाला बनूंगा, या ग्रिल मास्टर खोलूंगा, तो वे कहें तुझे शर्म नहीं आती? तेरे को इस दिन के लिए मैंने बड़ा किया था, है ना। वो क्यों है? क्योंकि हमने कार्यों का विभाजन किस आधार पे कर दिया? जातियों के आधार पे कर दिया। और जो फिजिकल वर्क है वो केवल कुछ जातियों के आधार पे छोड़ दिए। ज्ञान का काम सिर्फ पुरोहितों के हाथ में छोड़ दिया। युद्ध लड़ना सिर्फ क्षत्रियों के हाथ में छोड़ दिया। इसलिए सिकंदर के आक्रमण से लेके प्लासी के युद्ध तक हम लगातार हारते आए। जिसका जी करता वो आके हरा के चला जाता। क्यों हरा के चला जाता? युद्ध लड़ना काम से केवल किसका? सिर्फ क्षत्रियों का काम बच गया। बाकी लोग, अब समाज का एक छोटा सा वर्ग युद्ध लड़ रहा है। कैसे युद्ध करेंगे? युद्ध तो बढ़िया वो लड़ेगा जो सुबह से लेकर रात तक खेत में काम करता है।
उसकी फिजिकल इंडोरेंस इतनी जबरदस्त है, वो तो सक्षम आदमी तो वो है युद्ध लड़ने में। आपने उसको तो उस पे तो निर्योग्यताएं लाद दी, इतनी सारी डिसेबिलिटी लगा दी उस पे, तुम्हारी तो छाया नहीं पड़नी चाहिए किसी व्यक्ति पे। तो इसलिए सोसाइटी ऐसी होगी। एक तो मेक इन इंडिया 2015 में लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म है। खत्म किस लिए? ऐसी सोसाइटी की वजह से। ठीक है। फिजिकली हम लोगों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है इंडियन मेल की। इंडियन मेल की हेल्थ अच्छी नहीं होने का कारण वो फिजिकल वर्क नहीं करता। आप लोग गौर करते हो, यहाँ जैसे कोई व्यक्ति हो जिसके पास थोड़े से पैसे हों या ज़्यादा हो, तो वो ये सोचेगा दो गाड़ियाँ आगे चलें, दो मेरे पीछे चलें, बैग भी मेरा कोई और उठा के चले, और वो खुद से उसका पेट भी नहीं उठेगा। तो वो ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि हमने फिजिकल लेबर को कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, नहीं दी ना फिजिकल लेबर को, इसलिए हमारी सोसाइटी ये ऐसी रहेगी। इस चीज को ऐसे देख रहा, जैसे आईटी सेक्टर के कितने इन्वेंशन इंडियन के नाम है। मुझे एक ऐसी अच्छी ऐप का नाम बता दो सोशल मीडिया की। हाँ, मैनेजमेंट में हम बहुत जोरदार हैं, गूगल में भी सुंदर पिचाई बैठ जाएगा, याहू में भी जाके कोई बैठ जाएगा, और कहीं भी मैनेजमेंट हमारा जोरदार है। लेकिन हमने कोई आईटी सेक्टर में अच्छा इन्वेंशन किया हो, बताओ। आविष्कार हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि, बताओ। हम्म। यूपीआई से पहले तो वो तो जो यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेरेंस है, वो तो वो लोग वो चला ही रहे, हमारा नहीं है। हमसे पहले लोग कर चुके थे, ठीक है ना, हमसे पहले कर चुके थे, ठीक है ना। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेरेंस है, एक तरीके से पेमेंट इंटरमीडिएटरी है, इसके थ्रू अपन पेमेंट भेजते। बहुत लोग कर चुके थे, नया कोई इन्वेंशन नहीं। या नई कितनी सारी गाड़ियां हैं जो आप यहीं की लोकल इंडियन कंपनी की चला रहे हो। घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कितना है जो इंडियन कंपनी का बना हो, वो उसका मूल कारण ये वाला है, ठीक है ना। आज भी जाति व्यवस्था से आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। आप में से कोई ये कहे, मान लो कोई व्यक्ति आज ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग का हो, और वो ये कहे पापा मैं बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर करूंगा मैं, है ना, जो जिसको कौन सी वाली उसको कहते हैं, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, तो नहीं कर पाएगा ना। कितने लोग कर पाते हैं? आज 2023 में भी ये चीज चेंज नहीं हुई। ये सारा का सारा कबाड़ा उनके यहाँ से किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते। गोत्र व्यवस्था का हो गया, फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम प्रॉपर शुरू हो गया। फोर फोल्ड में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्रों पे बहुत सारी डिसेबिलिटीज लगा दी थी, ठीक है। कभी लड़े ही नहीं, समाज के चारों वर्ण इकट्ठा होकर लड़ते। सिकंदर हराने से लगा था, फिर जो आते थे हरा हरा के सारे चला के। देखो, अगर आक्रमणों की सीरीज देखो ना इस देश में, सबसे पहले 325-26 ईस्वी पूर्व में कौन आया? सिकंदर या अलेक्जेंडर। उसके बाद इंडो ग्रीक्स आए। हम्म। सिकंदर ने एंटर कैसे नहीं करा था, पूरे पूरे पंजाब को हरा के चला गया था। नंद वंश की सेना शक्तिशाली थी, एक तो ये कहते हैं। दूसरा, वो थक गया था, कब से चला था। सिकंदर की मृत्यु के बाद हरा है, उसका जो सेनापति था उसको हरा के भेजा है। सिकंदर के मरने के बाद सिकंदर से तो पोरस का युद्ध हुआ था, हरा के चला गया था। पंजाब वाली जितनी जाति है, जबरदस्त मारकाट मचा के गया, बिल्कुल हरा के गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली हिस्ट्री तो नहीं बता रहे ना, है ना। नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, जो वास्तविक इतिहास है वो बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल हरा के गया था, आगे नहीं बढ़ा। ये उसकी मर्जी है, या उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया था कि हम घरों से हमें थोड़े बहुत समय हो गए। फिर हिंद यूनानी आए, फिर तक आए, कुषाण आए, पल्लव आए, फिर हूण आएंगे मिडिल एशिया के 4th 5th सेंचुरी में। फिर 8th सेंचुरी में अरब आ जाएंगे। फिर 10th सेंचुरी में 10th 11th तुर्क आएंगे। फिर मुगल आएंगे। फिर सारी की सारी 500 यूरोपियन कंपनियां आएंगी। सारी की सारी पुर्तगीज आएंगे, डच आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, अंग्रेज आएंगे, डेनमार्क वाले। सारे ही तो हरा के गए, किसने नहीं। वो हारने का कारण क्या था कि समाज बहुत सारे
वर्गों में विभक्त था, युद्ध लड़ना केवल कुछ ही लोगों का काम था। ठीक है, ये आप लोगों के लिए यही है कि एक तो फिजिकली ठीक रहना है, एक थोड़े से स्किल सीखने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये बात हो गई समाज की। अब बात करते हैं धार्मिक, रिलीजियस लाइफ। धर्म में क्या हुआ देखो, यज्ञ पहले की तरह चल रहे थे, लेकिन यज्ञ कॉम्प्लिकेटेड हो गए। यज्ञ तो पहले भी हो रहे थे, तो ऋग्वेदिक जो थे, जैसे ऋग्वेदिक यज्ञ जो थे वो सरल थे। ऋग्वेदिक धर्म में यज्ञ करना प्लस रेसिटेशन, स्तुति पाठ इंपॉर्टेंट था ना, ये चलता रहा। लेकिन यज्ञ क्या हुए, पोस्ट वैदिक एज तक आते आते जटिल हो गए। यज्ञ जटिल। अब जटिल कैसे हुए, जटिल ऐसे हुए कि एक तो ये समझा जाने लगा कि मंत्रों में कोई ना कोई देवीय शक्ति है, इसीलिए तो वेदांग लेके आए थे। वेदांग में उच्चारण इसीलिए तो आया था, सही उच्चारण करना है, गलत उच्चारण किया तो हो सकता है कुछ और हो जाए। तो मंत्रों में देवीय शक्ति मानी जाने लगी, डिवाइन पावर इन दी चांट्स। मंत्रों में देवीय शक्तियां, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।